नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और उसमें दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस टेस्ट में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा। ठीक, तो आइए हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोयला, बी में लिखा हुआ है सूर्य, सी में लिखा हुआ है पानी और डी में लिखा है लकड़ी। दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल, बी में लिखा हुआ है अवतल, सी में लिखा है बेलनाकार और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन होता है, बी में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन होता है और सी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बढ़ता है, बी में लिखा है घटता है, सी में लिखा है बढ़ता घटता नहीं है और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है अभिसारी, बी में लिखा है अवतल, सी में लिखा है अपसारी और डी में लिखा है बाईफोकल। तो देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष जो है ये दोष ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है और इस दोष में ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष का उपचार दोस्तों किस प्रकार का लेंस से किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा है आभासी, बी में लिखा है वास्तविक और सी में लिखा हुआ है कभी आभासी और कभी वास्तविक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, बी में लिखा है अवतल और सी में लिखा है उत्तल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए हजामत बनाने के लिए दोस्तों कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ में आपको इसको भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में
हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। इस टेस्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन बना कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का जो आप जवाब है बिल्कुल सही दिए, ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 0.3%, और बी में लिखा है 0.03%, और सी में लिखा है 0.003%, और डी में लिखा है 0.04%। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस N2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ऑक्सीजन यानी कि O2 वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा है H2S2O7, और बी में लिखा है H2SO4, और देखिए सी में लिखा है H2S2O4, और डी में लिखा है H2S2O8। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है तो H2SO4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है तो H2SO4, आपको इसको याद रखना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कीटोन, बी में लिखा हुआ एल्डिहाइड, सी में लिखा हुआ अम्ल, और डी में लिखा हुआ ईथर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उत्तराखंड, और डी में लिखा है बिहार। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूती वस्त्र, बी में लिखा हुआ है सीमेंट, और सी में लिखा है चीनी, और डी में लिखा है जूट वस्त्र। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, और दोस्तों पहले आप क्या कीजिए कि सारा प्रश्न का जो आंसर है उसको आप खुद से गेस कीजिए, ठीक है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। इससे अगर जो आपका जवाब सही जाएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सारा प्रश्न को आप पहले आंसर खुद से गेस कीजिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपसे बताना है आपको कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा है स्वामी विवेकानंद, और डी सी में लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में लिखा हुआ पंडित नेहरू। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू कहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सारे स्टूडेंट लोग इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, क्या इसका आंसर होगा। सभी आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑप्शन ए में लिखा है फरवरी 1917 ईस्वी, बी में लिखा है नवंबर 1917 ईस्वी, और देखिए सी में लिखा है अप्रैल 1917 ईस्वी, और डी में लिखा है 1905 ईस्वी। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर,
महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है सुनामी, सी में लिखा है चक्रवात और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 15 मार्च 1950, बी में लिखा है 15 अक्टूबर 1951 और डी में लिखा है 15 सितंबर 1950 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? काफ़ी आसान प्रश्न है, सारे स्टूडेंट लोग इस कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में लिखा है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार और सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है ना दोस्तों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण किया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा है तमिलनाडु में और सी में लिखा है पश्चिम बंगाल में और डी में लिखा है केरल में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1919, बी में लिखा हुआ 1920 और सी में लिखा हुआ 1930 और देखिए डी में लिखा हुआ 1942। तो आपको बताना है इसमें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और नहीं किए हैं तो जल्द रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा है यमुना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन ए में लिखा है निर्मला, बी में लिखा है किशोर, सी में लिखा है लेखक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ जंगल में, ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों घर में, बी में लिखा हुआ जंगल में। ठीक है, और सी में लिखा है पड़ोसी के घर में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। भारत माता कविता का कवि कौन है?
ऑप्शन ई में लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, बी में लिखा हुआ है धनानंद और सी में लिखा हुआ है जीवनंदन दास और देखिए डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत माता कविता का कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो आपको बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म दोस्तों लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में और बी में लिखा हुआ है 19 मई 1943 ईस्वी में और सी में लिखा है 10 मार्च 1942 ईस्वी में और डी में लिखा है 15 जून 1944 ईस्वी में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 1823 ईस्वी में, बी में लिखा 1824 ईस्वी में, सी में लिखा 1825 ईस्वी में और डी में लिखा हुआ 1826 ईस्वी में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, सारे स्टूडेंट लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पिता, बी में लिखा हुआ है माता, सी में लिखा हुआ है भाई और डी में लिखा है बहन। तो आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस टेस्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए। ठीक है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, और 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा, वीडियो के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में करके ईमानदारी पूर्वक से आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, सी में लिखा है चोरी करना और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चोरी करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे विरोधी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पक्षधर, देखिए ए में लिखा हुआ विरोधी दोस्तों और बी में लिखा है पक्षधर और सी में लिखा है समर्थक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पाकिस्तान, बी में लिखा है यूनान और सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है भारत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्षमा, बी में लिखा है आलस्य, सी में लिखा है क्रोध और डी में लिखा हुआ है लोभ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जीवन में कभी भी आलस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन ए में लिखा है पुरुष, बी में लिखा है स्त्री, सी में लिखा है कवि और डी में लिखा है बालक। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। 1/√3 का मान है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और बी में लिखा हुआ है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और देखिए सी में लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और देखिए डी में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से क्या बताना है कि 1/√3 का मान है, जो 1/√3 है दोस्तों किसका मान है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए आपको यहाँ से 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो दोनों जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ लीजिएगा, तो 13 + 19 कर लेंगे और बाई कितना कर देना है, बटा में 2 कर देना है, बस आपका बीच का समांतर माध्य निकल जाएगा। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, तो जोड़िएगा 13 + 19 की जगह कितना हो जाएगा 32, बटा में कितना है 2, यहाँ से काटिएगा 2 से, तो कितना टाइम में कटेगा 16, यानी हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले हम एक वृत्त बनाते हैं चमचमाता हुआ, ये देखिए वृत्त हमारा बन गया चमचमाता हुआ। अब क्या कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, तो देखिए दोस्तों ये जो लाइन हम इस तरह से खींच रहे हैं ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये लाइन जो यहाँ पे खींच रहे हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो इस तरह से दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है, तो अनगिनत खींचा जा सकता है, यानी कि अनंत खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर। इसमें आपको बताना है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पे आपको वृत्त का व्यास पूछा गया है और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है दोस्तों, तो पाई r स्क्वायर होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम, पहले r निकाल लेते हैं, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और यहाँ से r बराबर निकालिएगा, देखिए स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वर्गमूल चढ़ जाता है, और r बराबर निकालिएगा तो यहाँ 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आर मतलब है दोस्तों, आर को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जिसको आर से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो दोस्तों त्रिज्या हमको यहाँ से 8 पता चल गया वृत्त का, तो त्रिज्या का दोस्तों दोगुना जो होता है वो हमारा व्यास होता है। ठीक है, तो त्रिज्या को दोगुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 8 है तो 8 दूनी को 16 जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए यहाँ पर आपको इसको किस तरह से बनाना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ भी 9 है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर कॉमन है, तो 9 को हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस यहाँ भी 9 कॉमन कर लिए है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब यहाँ से 9 लिख लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से 9 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, तो दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
40 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 90 डिग्री, बी में लिखा है 180 डिग्री, सी में लिखा है 270 डिग्री और डी में लिखा हुआ 360 डिग्री। तो आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर दोस्तों 360 डिग्री का कोण बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। 40 में से कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।